वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। तो आज की कहानी काफी अलग है बाकी सभी कहानियों से, क्योंकि ये एक म्यूजिकल टाइप की मूवी है। ये कहानी दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहानी है गांव की, जहां पर सिर्फ एक ही पेड़ है, जिस पेड़ को जैसे ही गांव वाले काट देते हैं ना, वैसे ही उस गांव में पूजे जाने वाले भगवान उन सभी को 3 अलग अलग श्राप देते हैं, जिससे गांव वालों को कैसे मुक्ति मिलेगी। बड़ी प्यारी इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक प्रताप नाम के बंदे को दिखाया जाता है, जो कि जेल में बंद है। और तभी यहाँ पर एक कांस्टेबल आता है। वो प्रताप को बताता है कि आज उसकी रिहाई हो रही है, लेकिन प्रताप कहता है कि मुझे कुछ दिन और यहाँ पे रुकने दो यार। लेकिन दोस्तों उसकी एक बात नहीं सुनी जाती और उसे कुछ देर के बाद जेल से बाहर कर दिया जाता है। दरअसल प्रताप यहाँ पे इसीलिए बंद है क्योंकि उसने कई लोगों से पैसे उधार ले लिए थे, जिन्हें वापस ना करने के कारण उसको जेल हो गई। मगर यहाँ जेल में उसको फ्री का खाना रहना मिल रहा था, तो जेल में उसको रहना बड़ा पसंद लगता है। मगर ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि उसकी 6 महीने की सजा पूरी हो जाती है। और बाहर निकलते ही दोस्तों यहाँ प्रताप की मुलाकात उसके वकील से होती है। वकील यहाँ पर उसे कुछ बातें बताता है, साथ ही उसके पिता का सूटकेस भी देता है। लेकिन जैसे ही प्रताप को पता चलता है कि ये उसके पिता का सूटकेस है, तो वो गुस्सा हो जाता है और सूटकेस को पास से गुजरने वाले कचरे की गाड़ी में फेंक देता है। तभी उसे उसका वकील बताता है कि इस सूटकेस में तुम्हारे पिता ने तुम्हारे नाम पर कुछ जमीन की है, उसी के कागजात थे। अब ये सुनने के बाद तो प्रताप तुरंत ही कचरे के ढेर से सूटकेस वापस लेकर आ जाता है और पता चलता है कि उसके नाम पे 99 एकड़ जमीन है दोस्तों, जो कि उसके पिता उसके लिए छोड़कर चले गए हैं। अब प्रताप सोचता है कि यार मेरे पिता इतने अमीर थे तो उन्होंने जिंदगी गरीबी में क्यों काटी। फिलहाल ये पता चलने के बाद प्रताप तुरंत ही उस गांव में चला जाता है जहां पर उसके नाम पे जमीन है। अब वो गांव दरअसल तेलंगाना के कुबेरपुरम में पड़ता है दोस्तों। लेकिन ये गांव पूरी तरह से बंजर है, ना तो यहाँ पे एक भी पेड़ दिखाई दे रहा है और ना ही कोई हरियाली। हर तरफ बस धूल मिट्टी और पत्थर ही मौजूद होते हैं। इसके बाद वो प्रताप एक ब्रिज से कुबेरपुरम पहुंच जाता है। अब ये इकलौता ब्रिज है दोस्तों जो कि कुबेरपुरम को कनेक्ट करता है। ब्रिज क्रॉस करते ही प्रताप की मुलाकात वेंकट नाम के एक आदमी से होती है, जो कि प्रताप को यहाँ पर लेने के लिए आया होता है। अब उस वक्त वेंकट अपनी बॉस रेनू से बात कर रहा होता है कि मैंने एक आदमी से बात की है, वो 2000 लेकर नकली प्रताप बनने को तैयार हो गया है और मैं बस उसी का इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी लेकर आता हूँ आपके पास उसको। यानी कि दोस्तों इनका कुछ अलग ही खेल चल रहा है यहाँ पे। अब इसी बीच जैसे ही वेंकट की नजर प्रताप पे पड़ती है तो वो बड़ा खुश होता है और फिर वो प्रताप को अपने साथ लेकर गांव जाने लग जाता है। वेंकट तो ये समझ रहा था कि ये उसका बुलाया हुआ नकली प्रताप है, लेकिन ये तो असली वाला प्रताप है। ये वेंकट को नहीं पता। अब ये प्रताप का क्या खेल है दोस्तों पता नहीं। अब वेंकट प्रताप को रास्ते में ले जाते हुए गांव के बारे में बता रहा होता है कि ये जगह ऐसी है, ये जगह वैसी है। अब दोस्तों क्योंकि प्रताप कार में बड़ा बोर हो रहा होता है, इसीलिए वो म्यूजिक प्लेयर ऑन कर देता है और तभी एक सॉन्ग चलता है। यहाँ पर वेंकट का हाल बहुत ही बुरा हो जाता है। तभी इनकी इस कार के पीछे वाली सीट पर एक शराबी भी बैठा होता है और वो शराबी यहाँ पर प्रताप को बताता है कि ये है वेंकट और इसे सॉन्ग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके कानों में चुभते हैं सॉन्ग, इसे कोई भी गाना सुनने में बड़ा डर लगता है। इसी बीच अचानक इनका एक्सीडेंट हो जाता है दोस्तों। इनकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ के अंदर से गौरी नाम की लड़की बाहर निकल कर आ जाती है, जो कि यहाँ पर वेंकट को खूब चिल्लाती भी है। दोस्तों ये पेड़ इतना बड़ा और चौड़ा होता है कि गौरी आराम से इसके अंदर रहती है। तो वेंकट यहाँ पर उसको 500 रुपए देने की कोशिश करता है, लेकिन गौरी कहती कि तुम्हें पता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुमने मेरे पेड़ को ठोकर मारी, उससे माफी मांगो। तो ये सारी चीजें जब प्रताप देखता है ना, तो वो बड़ा हैरान हो जाता है कि लड़की कुछ अलग है, बहुत ही अजीब है। पेड़ से कौन माफी मांगता है भाई? मतलब आखिरकार एक पेड़ के लिए इतना बखेड़ा कौन खड़ा करता है? इसी बीच गौरी कहती कि सुनिए, दरअसल हमारे पूरे गांव और पूरे इलाके में ये इकलौता पेड़ है, इसलिए इसका बहुत ही ख्याल रखते हैं, बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। ये पेड़ मेरी माँ ने लगाया था, माफी मांगो इससे। उसके बाद वेंकट पेड़ से माफी मांग लेता है और अब क्योंकि उसकी कार फिर से स्टार्ट नहीं होती, तो इसीलिए यहाँ पर वेंकट गौरी से कहता है कि देखो तुम एक काम कर सकती हो क्या, प्रताप को कुबेर गोल्ड में छोड़कर आ जाओ, कुबेर गोल्ड माइंस आई मीन। अब कोई ऑप्शन ना होने पर प्रताप को गौरी के साथ जाना पड़ जाता है और क्योंकि गौरी के पास एक 2 व्हीलर गाड़ी है, तो गौरी प्रताप को उल्टा होकर बैठने के लिए कहती है, क्योंकि वो अजनबियों को ऐसे ही उस तरीके से नहीं बिठाना चाहती ना गाड़ी में। प्रताप भी समझ आता है उसकी बात को और तभी बीच रास्ते में दोस्तों एक पुरानी माइंस पड़ती है। लेकिन यहाँ पर गौरी उसे ये बताती है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ अगर कोई भी जाता है तो वापस लौट कर नहीं आता। असल में ये पुरानी माइंस वाली जगह काफी सेंसिटिव जोन पर है, इसीलिए उस जगह पे कोई जाता नहीं है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं रेनू और उसके पिता को, जो कि यहाँ पर अपने मजदूरों से माइनिंग कराते हैं। लेकिन माइनिंग के वक्त उन्हें गोल्ड नहीं मिल रहा होता है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ पत्थर मिल रहे होते हैं। इसी वजह से रेनू यहाँ पर अपने मजदूरों पे बहुत ही गुस्सा कर रही होती है।
रेनू यहाँ पे कुछ भी करती लेकिन उसके पिता जो हैं वो कभी भी उससे खुश नहीं होते और रेनू खुद को अपने पिता की नजरों में लायक साबित करना चाहती है। तो माइनिंग करते वक्त काफी हादसे भी होते हैं दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद यहाँ रेनू जो है ना वो मजदूरों को कोई भी कंपनसेशन नहीं देती। अब इधर आ जाइए, गौरी और प्रताप उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर गांव का हर एक इंसान माथा टेकता है। दरअसल यहाँ पर कुबेर भगवान है दोस्तों, और सभी लोग मतलब गांव का हर एक इंसान जो भी कुबेर भगवान की पूजा करता है, उन्हें मानता है, वो यहाँ पर आते हैं। इसके बाद गौरी प्रताप को कुबेरा गोल्ड माइंस के ऑफिस के पास छोड़ देती है और अब प्रताप जो है वो अंदर जाने लग जाता है दोस्तों। फिर हम देखते हैं कुबेरा गोल्ड माइंस के ऑफिस के अंदर साहिल नाम का एक आदमी बैठा हुआ है जो कि यहाँ पर रेनू से गोल्ड माइंस की डील कर रहा है। लेकिन ये सारी माइंस जिस जगह पे मौजूद हैं वो सारी जगह जो है ना प्रताप के नाम पर है दोस्तों, और प्रताप के साइन के बगैर ये सारी माइंस जो हैं वो साहिल को कभी नहीं मिल सकती। साहिल चाहता है कि उसे ये माइंस जल्दी से जल्दी मिल जाए ताकि वो गोल्ड निकालना शुरू कर दे। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर प्रताप भी पहुंच जाता है, लेकिन प्रताप देखता है कि रेनू ने यहाँ पर एक चाल चली है। प्रताप के जैसे ही उन्होंने एक आदमी को बिल्कुल सेम टू सेम तैयार किया हुआ है ताकि वो आदमी साहिल के सामने प्रताप बनकर जाए और साहिल के सामने नकली साइन करके ये सारी माइंस साहिल के नाम कर दे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता दोस्तों, क्योंकि असली प्रताप यहाँ पे सही समय पे पहुंच जाता है, जबकि रेनू को भी ऐसा लग रहा होता है कि ये जो प्रताप है ये नकली वाला है, मतलब हमारा आदमी है, उसको ये लगता है। और जब प्रताप को साइन करने के लिए कहा जाता है तो यहाँ प्रताप सारी फाइल पहले पढ़ने लग जाता है। तो रेनू उससे कहती है, तो फाइल को पढ़ने में इतनी एक्टिंग क्यों कर रहा है बे, 2000 नहीं मिलेंगे, जल्दी कर। लेकिन यहाँ पे रेनू को जल्दी पता चल जाता है कि दरअसल ये जो प्रताप है ये असली वाला है, जो कि उदय मनन का बेटा है और इस सारी जमीन का असली वारिस भी। तो रेनू यहाँ प्रताप को कहती है कि इस डील को हो जाने दो, क्योंकि माइंस के अंदर कोई भी गोल्ड नहीं है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पत्थर है। लेकिन जब प्रताप को पता चलता है कि ये डील तो 100 करोड़ की है, तो उसको पक्का ये दिमाग में आ जाता है कि माइंस के अंदर जरूर गोल्ड होगा, वरना कोई इतने में क्यों देगा, क्यों इतने पैसे देगा कोई। ये बात जब प्रताप को मालूम पड़ती है ना, तो वो साहिल से कहता है कि पहले हम माइंस को चेक करेंगे, अगर वहां से गोल्ड निकला उसके बाद ही मैं साइन करूंगा, और अगर गोल्ड निकल जाता है तो हमारी डील भी ओके हो जाएगी, बाकी रेनू और मैं इसमें से 50-50% आपस में बांट लेंगे। अब यहाँ पर प्रताप की ये बात साहिल को बड़ी अच्छी लगती है, वो भी सोना देखने के बाद ही इस डील को ओके करेगा बोल देता है। रेनू और उसके पिता दोस्तों अब कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो ज्यादा बोलेंगे तो उनके हाथ से ये 50-50% का चांस भी जाएगा। रेनू प्रताप से कहती है कि हमें कहीं सोना नहीं मिला, अब बस एक जगह बची हुई है जहाँ से हमें थोड़ी उम्मीद है सोना मिलने की, लेकिन उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा पेड़ है। प्रताप कहता है, प्रॉब्लम क्या है, इस पेड़ को काट दो और वहाँ पे माइनिंग करो, सोना मिल गया तो हमारी चांदी हो जाएगी, फिर हम साहिल से ज्यादा पैसों की डिमांड कर सकते हैं आराम से। थोड़ी देर के बाद ही ऑफिस के बाहर गांव के मजदूर इकट्ठा हो जाते हैं और यहीं पर हम देखते हैं गौरी को। गौरी आवाज उठाते हुए कहती है कि माइंस में हो रहे हादसे का जिम्मेदार कौन है बताइए, और अगर ये हादसे हो रहे हैं और मजदूर जख्मी हो रहे हैं तो आखिर उन्हें कंपनसेशन तो मिलना चाहिए ना। लेकिन गौरी के पिता बताते हैं कि माइंस के अलावा हमारे पास कोई और ऐसी चीजें नहीं है जहाँ पर हम काम कर सके बेटा। दोस्तों, गौरी के पिता ना इसी माइंस में काम करते हैं। वो कहते हैं कि बेटा ये हमारी मजबूरी है और भले ये जोखिम भरा काम हो लेकिन हमें करना पड़ेगा, पैसे मिलते हैं। और यहाँ पर गौरी के पिता गौरी से कह देते हैं कि तुम प्रताप को गांव छोड़ के आ जाओ, जिसके बाद गौरी वो प्रताप को गांव छोड़ने के लिए चली जाती है। और जब वो लेकर जा ही रही होती है ना, तो प्रताप देखता है कि ये गांव तो बहुत ही अजीब है, यहाँ पे रहने वाले लोग और भी ज्यादा अजीब है। अब थोड़ी देर के बाद गौरी यहाँ पे स्वाति नाम की महिला से मिलती है जो कि प्रेग्नेंट है। उसके पति भी अब जिंदा नहीं है, क्योंकि माइनिंग के हादसे में उसका पति मर चुका है। ऊपर से स्वाति को कंपनसेशन के तौर पे कुछ भी नहीं मिला। गौरी के अलावा पूरे गांव में कोई भी स्वाति की मदद नहीं करता दोस्तों। अक्सर वो उसको कुछ पैसे भी देती रहती है और काम भी देती रहती है ताकि स्वाति का चलता रहे। थोड़ा और आगे जाने के बाद प्रताप को मालूम चलता है कि गांव का हर एक इंसान जो है ना, वो प्रताप को बहुत ही अच्छे से जानता है, मतलब बहुत ही इज्जत करते हैं उसकी, सभी उससे अच्छे से बात कर रहे होते हैं। प्रताप को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे इतनी रिस्पेक्ट क्यों मिल रही है, क्योंकि वैसे तो वो यहाँ पे जमीन का सौदा करने ही आया है ना, फिर भी उसको इतनी इज्जत मिल रही है, उसको समझ नहीं आता। बाकी दोस्तों इसके पीछे की कहानी क्या है आगे पता चलेगा। अब गौरी प्रताप को एक घर के पास छोड़ती है जहाँ पे प्रताप रहने वाला है। तो जैसे वो घर के अंदर घुसता है, वहाँ एक दादी माँ उसे पकड़ लेती है और तभी यहाँ पे गौरी आती है। कहती है कि ये दादी जो है ना, वो एक हादसे के चलते ठीक से बोल नहीं पाती और बस एक ही टूटी फूटी शब्दों वाली बात को दोहराती रहती है, जिसका मतलब आज तक किसी को समझ नहीं आया। लेकिन दोस्तों, दादी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्रताप से बोलना चाह रही थी, पर ये क्या हमें भी नहीं पता चलता। प्रताप भी गांव वालों की तरह उन्हें पागल ही समझ लेता है और उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता फिलहाल तो। जिसके बाद हम देखते हैं गौरी को, और गौरी उस पेड़ से इतना ज्यादा प्यार करती है कि वो अक्सर उसी पेड़ के आसपास समय बिताती है
और तो और उस पेड़ के अंदर थोड़ी जगह भी होती है, इसीलिए वो अक्सर उसी पेड़ के अंदर रह जाती है दोस्तों। थोड़ी ही देर के बाद गौरी के पिता उसके लिए खाना लेकर आ जाते हैं और अब गौरी उसी पेड़ के अंदर खाना खाकर सो भी जाती है। लेकिन जब अगली सुबह उसकी नींद खुलती है तो गौरी पूरी तरह से हैरान होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके हैं इस पेड़ को काटने के लिए। दरअसल दोस्तों ये रेनू के लोग हैं और ये लोग कहते हैं कि ये इकलौती जगह बची हुई है जहाँ पर माइनिंग होनी है, टेस्ट होना है, इसलिए ये पेड़ कटना बहुत ही जरूरी है। लेकिन गौरी तो इसके पूरे खिलाफ होती है कि ये नहीं होना चाहिए। वो इस पेड़ को जरा भी टच नहीं करने देती किसी को, और गांव वाले भी यहाँ पर गौरी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। पर जब रेनू उन्हें बताती है कि अब से माइनिंग करने वाले हर एक मजदूर को कंपनसेशन मिलेगा, एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे और उन्हें बोनस भी मिलेगा, तो बस दोस्तों जरा सा लालच आ जाता है ना, तो हर आदमी डगमगा जाता है। ये सुनने के बाद गांव का हर एक आदमी पीछे हट जाता है और अब गौरी अकेली पड़ जाती है। वो अकेले इन लोगों का सामना नहीं कर पाती। तभी यहाँ पे प्रताप भी आ जाता है। वो भी उसको समझाने की कोशिश करता है कि देखो पेड़ के बदले हमें बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन गौरी उनकी बात नहीं मानती। थोड़ी देर के बाद ही गौरी के पिता आ जाते हैं और वो गौरी को पहले एक थप्पड़ लगाते हैं। गौरी तो सदमे में चली जाती है कि पिताजी को क्या हो गया, और फिर गौरी के सामने ही उस पेड़ को काट दिया जाता है। और जब पेड़ कट रहा होता है ना दोस्तों, गौरी के हाल बहुत ही ज्यादा बुरे होते हैं। बहुत रोती है वो, जैसे कोई अपना सगा मर रहा हो। टूट जाती है पूरी तरह, क्योंकि इतने सालों से उसी ने उस पेड़ को बचाया था। गौरी कहती है अपने आजू बाजू नजर घुमाकर देखो ना, तुम्हें कोई पेड़ मिलेगा, इसको क्यों तंग कर रहे हो? ये इस गाँव का इकलौता पेड़ है, लेकिन तुम लोगों ने आज इसको भी काट दिया सिर्फ अपने लालच की वजह से। इसके बाद गौरी कुबेर भगवान के सामने जाती है। कुबेर भगवान के सामने अपना दुख व्यक्त करती है कि तभी दोस्तों यहाँ पर कुछ हलचल होना शुरू हो जाती है और छोटा सा भूकंप जैसा आता है, जिस वजह से गौरी एक सुरंग में जाकर गिर जाती है। और जब वो अंदर जाती है ना, मतलब अंदर गिरती है, तो भगवान से बात करती है। वो उठकर उनसे कहती है कि गाँव के लोग बहुत ही खराब है, इन लोगों को आवाज ही क्यों दी? अगर ये गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते तो ये कभी नहीं सच बोलते और पैसों के लालच में हमेशा अंधे हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं दोस्तों कि अचानक से यहाँ एक रोशनी चमकती है, जैसे मानो खुद भगवान उसकी बात को सुन रहे हो। लेकिन ये सारी बातें गौरी को महसूस नहीं होती, वो उस रोशनी को नहीं देख पाती मतलब। लेकिन उसे इस बात का एहसास तो हो जाता है कि ये एक जगह कुछ बड़ी अजीब है, क्योंकि उसको यहाँ पर कुछ अलग फील हो रहा होता है। और जब अगली सुबह होती है ना, तो हम देखते हैं कि सभी गांव वाले अचानक से नॉर्मल तरह से बोलने के बजाय गाना गाकर बात कर रहे होते हैं। हर बात किसी गाने की तरह गाकर कहना और सुनना सभी को बड़ा अजीब लग रहा होता है। कोई भी ठीक से बोल नहीं पाता और किसी के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्यों और कैसे हो रहा है। चारों तरफ अफरा तफरी मची होती है। जब यहाँ गौरी की नींद खुली दोस्तों और वो किसी से बात करती है ना, तो वो भी गाने के जरिए ही बात करती है। और अब धीरे धीरे सभी को पता चल जाता है कि गांव का हर एक इंसान जो है ना, वो गाना गाकर ही एक दूसरे से बातें कर रहा है। इसमें रेनू, वेंकट और साहिल भी शामिल होते हैं। गांव वालों को ऐसा लगता है जैसे उनका जो गांव है ना शापित हो चुका है, उनके गांव में कोई संकट आने वाला है, ऐसा फील होता है। फिर यहाँ से सभी भागने का प्लान बनाते हैं। एक आदमी ऑटो को गांव के बाहर की तरफ लेके जा रहा होता है, लेकिन जिस ब्रिज से वो आ जा रहे थे ना, वो ब्रिज ही टूट जाता है। और ये इकलौता ब्रिज था जो गांव से कनेक्ट होता था, लेकिन अब ये भी टूट चुका है। इस वजह से गांव का कोई भी इंसान अब बाहर नहीं जा पाता और यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। तो इस तरह गांव का हर एक इंसान वो भगवान कुबेर के सामने इकट्ठा हो जाता है। पुजारी को तो ऐसा लग रहा होता है कि भगवान ने हमें श्राप दे दिया। तो वहीं पर एक डॉक्टर भी होता है, उसका मानना यह है कि ये जैसे स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और कोरोना वायरस आया था, उसी तरह से ये भी एक कोई वायरस की तरह है, इसको दवाइयों से ठीक किया जा सकता है, ये डॉक्टर का मानना होता है। वो अपनी ज्ञान की बातें करता है कि इसी तरह का एक डांस फ्लू फ्रांस में 1518 के दौरान फैला था। तब कई लोग अचानक से नाचने लगे थे और लगातार नाचने की वजह से कई लोगों की मौत भी हो गई थी, लेकिन फिर वो अपने आप ठीक हो गए। लगता है ये भी कुछ वैसा ही है। मैं तुम सभी को 3 दिन तक कुछ दवाइयां देता हूँ, उम्मीद है उसे खाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। अब ये सारी बातें दोस्तों ये लोग गाना गाते हुए कर रहे होते हैं। डॉक्टर का मानना होता है कि उसकी दवाइयां खाने के बाद हर एक इंसान ठीक हो जाएगा। अब इस गंभीर स्थिति को देखते हुए यहाँ पर गौरी सारी चीजें समझ पा रही होती है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि ये सारी चीजें उसकी वजह से हुई है और गांव वालों को ये बात उसे बतानी भी नहीं है। वैसे तो ये बात मतलब कि मेरी वजह से हुआ है, वरना गांव वाले उसका जीना मुश्किल कर देंगे। जिसके बाद पुजारी रेनू और उसके पिता के पास जाता है और कहता है, अगर आपने भगवान का अपमान किया हो कहीं भी या कभी भी, तो हो सकता है भगवान ने सारे गांव को शाप दे दिया हो। आपने नहीं या किसी ने भी किया हो, मतलब क्या पता आपने कभी कुछ मांगा हो और प्रॉमिस किया हो कि मैं बदले में ये करूंगा और वो चीजें नहीं करी हो। इस तरह जब सभी लोग ये बात सुनते हैं तो सभी लोग अपनी मन्नत को याद करते हैं कि उन्होंने कभी क्या मांगा था। तो तब किसी को याद आता है कि मैंने ये बोला था, तो कोई पहाड़ी के चक्कर लगाता है, कोई अपने बाल बनवाता है, कोई लड्डू चढ़ाता है। बाकी पुजारी अलग अलग पूजा के नाम पर सभी से पैसे ऐंठने में लग जाता है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी कुछ ठीक नहीं होता और अब 3 दिन पूरे हो जाते हैं। डॉक्टर की दवाई हर एक गांव का इंसान खा रहा था,
लेकिन इसके बावजूद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी लोग अभी भी गाना के द्वारा एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। पुजारी की तरह डॉक्टर भी महंगी दवा बेचकर अपने पैसे बढ़िया छाप रहा होता है। अब ये चौथा दिन होता है और चौथे दिन की शुरुआत में हमें कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जिसको देखकर हर एक इंसान हैरान रह जाता है। दरअसल अब गांव का हर एक इंसान जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सच ही बोलने लग जाता है। वो गाने के जरिए बातें जरूर कर रहा है, लेकिन अब उसके मुंह से सिर्फ और सिर्फ सच निकल रहा होता है। तब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के अंदर की बातें बाहर निकल कर आती हैं। प्रताप की भी बात बाहर निकल कर आ जाती है कि वो तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जमीन बेचने आया था, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता। बाकी रेनू के मुंह से भी सच निकल जाता है कि उसे अपने पिता से कोई भी लेना देना नहीं है। उसका मन तो अपने पिता को मारने का करता है और गांव वालों के मजदूरों से उसने जो वादा किया था वो बिल्कुल झूठा था। अब इस बात को लेकर रेनू और गौरी के पिता के बीच झगड़ा हो जाता है। बाकी गौरी को तो समझ आ गया है ना कि ये सब जो भी हो रहा है वो उसी की वजह से हो रहा है। उसने उस दिन गुफा के अंदर जो भी भगवान से बोला वो सब सच हो रहा है और भगवान सभी को शायद शाप दे रहे हैं। इसी बीच रेनू को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पे गौरी के पिता को थप्पड़ मार देती है। लेकिन अब गांव का हर एक मजदूर जो है ना, वो माइन में काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। कोई भी इंसान अब रेनू के लिए काम नहीं करना चाहता। और तो और गांव का हर एक मजदूर जो है ना, वो रेनू के घर के बाहर ही बैठे हुए होते हैं। तो रेनू तो कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों के पास कोई और काम नहीं है, इसीलिए आपको मेरा काम करना ही पड़ेगा। लेकिन गांव का हर एक मजदूर कहता है कि हम कोई काम नहीं करने वाले। प्रताप उन्हें समझाने की कोशिश करता है, आपको काम करना चाहिए, लेकिन वो लोग प्रताप की भी बात नहीं मानते। गौरी प्रताप से कहती है कि आप बीच में ना पड़ो, आपको इन चीजों से लेना देना नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन प्रताप जानता है कि अगर मजदूर माइनिंग करने नहीं जाएंगे तो उसे गोल्ड नहीं मिलेगा, और अगर गोल्ड नहीं मिला तो उसकी जमीन भी नहीं बिक पाएगी। अगले दिन तो सभी लोग कुबेर भगवान के सामने इकट्ठा हो जाते हैं और यहाँ पर कुबेर भगवान के पास पत्थरों पर पानी पड़ते ही कुछ लिखा हुआ उभर के सामने आता है। इसे पढ़कर पता चलता है कि असल में भगवान भोग चाहते हैं, लेकिन वो भोग सोने का चाहते हैं। बाकी हमें ये पता चलता है कि ये सारी बातें दरअसल में दोस्तों प्रताप ने ही लिखी हैं, ताकि हर एक मजदूर माइनिंग करने के लिए मान जाए, क्योंकि माइनिंग करने के बाद ही गोल्ड निकलेगा। और अगर गांव का हर एक मजदूर मान जाता है माइनिंग करने के लिए तो फिर तो प्रताप की मजे मजे। लेकिन बेचारे गांव वालों को, मजदूरों को क्या पता, वो तो लग जाते हैं ये माइनिंग करने में। तो प्रताप की तरकीब से सारे मजदूर पहुंच जाते हैं जहां पे माइनिंग करनी वहां पे। शुरुआत में तो ढेर सारे पत्थर निकलते हैं, कोई भी गोल्ड अभी तक उनको नहीं मिला होता है। और ये सारी चीजें देखते देखते यहाँ पे प्रताप को ऐसा लगता है हमारे पास बॉम्ब वगैरह आ जाए तो हम एक ही बार में ब्लास्ट करके चेक कर लेंगे कि गोल्ड है कि नहीं। वो ऐसा ही करता है और जब सारे मजदूर यहाँ से चले जाते हैं तो प्रताप सुरंग के अंदर जाकर वहां पे बॉम्ब फिट कर देता है और एक ही बार में पूरी सुरंग को ब्लास्ट करना चाह रहा है वो। लेकिन तभी बाहर मजदूरों ने देख लिया होता है कि एक प्लग निकला हुआ है और वो उस प्लग को लगा देते हैं और तभी सुरंग के अंदर होता है जोरदार ब्लास्ट। उसी सुरंग के अंदर प्रताप भी मौजूद होता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता दोस्तों। पर इस ब्लास्ट के चलते उसके हाथ एक सोने का पत्थर लग जाता है और वो इस सोने के पत्थर को गौरी के पिता के हाथ में रख देता है। यहाँ गांव का हर एक इंसान अब ये कहने लग जाता है कि छोटे से पत्थर के लिए प्रताप ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। बताओ, प्रताप ने ऐसा हमारे गांव वालों के लिए किया, हमारे लिए किया, यानी कि आज से प्रताप ही हमारा लीडर है। इस तरह सभी को गलतफहमी हो जाती है और सब उसको लीडर बोल देते हैं और कहते हैं कि हम रेनू की कोई बात नहीं सुनेंगे, अब सिर्फ और सिर्फ प्रताप की बातें सुनेंगे। ये सारी चीजें देखने के बाद यहाँ गौरी भी इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि गौरी को ऐसा लगने लगता है कि गांव में अब कोई एक ऐसा इंसान आ चुका है जो गांव में सचमुच ही बदलाव लेकर आएगा। गौरी बहुत खुश होती है और कहीं ना कहीं वो प्रताप को पसंद भी करने लग जाती है। वो आज प्रताप को अपनी बाइक पर सीधा बैठने के लिए बोलती है, जिससे प्रताप भी समझ जाता है कि गौरी का अब नजरिया बदल चुका है मुझे देखने का। ये दोनों ही रेनू के पास जाते हैं तो रेनू कहती है कि सभी लोग प्रताप को लीडर कह रहे हैं, लेकिन इसकी असलियत किसी को पता नहीं है। दरअसल ये वही आदमी है जिसने पेड़ काटने का आइडिया दिया था। बस ये सुनने के बाद गौरी सुन्न हो जाती है, हैरान। और जो गौरी प्रताप को पसंद करने लगी थी, अचानक से सारी बातें सुनने के बाद वो प्यार गुस्से में बदल जाता है। वो लगाती है जोरदार थप्पड़ प्रताप को, जिसके बाद गांव का हर एक इंसान फिर से कुबेर भगवान के सामने खड़ा होता है। लेकिन अब गौरी बहुत ही गुस्से में होती है और गुस्से में गौरी सभी को सारी सच्चाई बता देती है कि कुबेर भगवान की मूर्ति के नीचे एक सुरंग है और मैं उस सुरंग में गई तो मैंने गुस्से गुस्से में भगवान के सामने गांव वालों के बारे में बहुत ही उल्टा सीधा बोल दिया। मैंने बोला कि गांव वाले आवाज नहीं उठाना चाहते तो इनकी आवाज ही छीन दो, और ये लोग सच क्यों नहीं बोलते, ये भी मैंने भगवान से बोला। तीसरी बात गौरी ने क्या बोली थी दोस्तों पता है? उसने ये बोली थी कि पैसों के लालच में हर एक इंसान पागल हो चुका है, और फिर उसने भगवान से ये भी कहा था कि इसका भी फल सभी को देना, ये लालच का फल। अब गौरी कहती कि शायद ये श्राप मुझे गांव वालों के बजाय प्रताप के लिए मांगना चाहिए था। आज जो भी हो रहा है सब मेरी गलती से हो रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों गांव वालों को ऐसा लगने लग जाता है कि सुरंग के अंदर ही जाकर सब कुछ ठीक हो सकता है।
और अब उन्हें गौरी के ऊपर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि गौरी की वजह से उनकी यह हालत हुई है। तो वो लोग चाहते हैं कि प्रताप अंदर जाए और प्रताप को जबरदस्ती अंदर भेजा जाता है, जो कि जाना तो नहीं चाहता था। और कुछ 5 मिनट के बाद ही एक जोर की धड़ की आवाज सभी को आती है, जैसे कोई शक्ति प्रताप को झटके से बाहर फेंक देती है। प्रताप वहीं पे बेहोश, उसे तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। लेकिन जब उसे होश आता है तो यहाँ प्रताप सिर्फ एक ही बात कर रहा होता है, वो भी किसी अजीब भाषा में। ऐसी बात तो गौरी की दादी माँ क्या करती थी। इस वजह से सभी को ऐसा लगता है कि प्रताप पागल हो चुका है और ये सारी चीजें गौरी की वजह से हुई है। इसीलिए गौरी रात को प्रताप से बात करने के लिए पहुंच जाती है। वो यहाँ पे प्रताप से बात कर रही होती है कि तभी अचानक से यहाँ पर रेनू आ जाती है। और यहाँ पे रेनू को ऐसा लगा कि प्रताप पागल हो गया है, इसीलिए वो पेपर्स पे साइन कर देगा, ऐसी सोच थी रेनू की। लेकिन यहाँ पे तो गौरी भी मौजूद होती है ना, और वो रेनू की सारी बातें चुपके सुन लेती है। तभी वो बाहर निकल कर आती है और रेनू से झगड़ा करने लगती है। अचानक ही दोस्तों हम देखते हैं कि कोई अनजान व्यक्ति वो प्रताप को अपने साथ किडनैप करके लेके जाता है। और अब यहाँ पे गौरी और रेनू को प्रताप को बचाना था, इसलिए वो उस इंसान का पीछा करती है। बाकी दोस्तों, जब रेनू प्रताप से साइन करने को बोली ना पहले, तो प्रताप ने वही टूटी फूटी भाषा में लिख दिया था, लेकिन वो कुछ ढंग से नहीं लिख पाया। ऐसा हुआ था उस टाइम। खैर अभी दिखाते हैं तो गौरी और रेनू प्रताप के पीछे, जिस आदमी ने प्रताप को पकड़ा उसके पीछे है, और वो आदमी प्रताप को ओल्ड माइंस की तरफ लेकर जा रहा होता है, जो कि एक ऐसी जगह है जहाँ कोई आता जाता नहीं है। मतलब वहाँ पे कोई जाता है तो वापस नहीं आता। इसके बावजूद दोनों वहाँ जाने का फैसला करती हैं और अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि प्रताप को किडनैप करने वाला कोई और नहीं, वही शराबी है। और यहीं पर गौरी की दादी माँ भी मौजूद होती है। उन्होंने ही तो शराबी को इशारा से कहा था कि प्रताप को किडनैप करके यहाँ पर लेकर आए, जिसके बदले वो शराब की एक शीशी उस शराबी को दे देती है। अब दादी माँ, क्योंकि दादी माँ भी दोस्तों वही भाषा बोल रही थी पहले जो प्रताप अब बोल रहा है, तो ये दोनों आपस में बात करते हैं। अब इनकी बात ना तो गौरी को समझ आती है और ना ही रेनू को। दोनों एक दूसरे से टूटे फूटे लफ्जों में ही बात कर रहे होते हैं। उनकी बातें सुनकर गौरी उनको धीरे धीरे बात करने को कहती है, क्योंकि उसे कुछ समझ आ रहा होता है। और वो जब उनकी बात को डिकोड करती है तो सारी चीजें समझ जाती है। वो बात दरअसल में ये थी कि जो खोया है उसे पाना होगा और जो उजड़ा है उसे बसाना होगा। गौरी को ये सारी बातें समझ आ चुकी हैं। बाकी उसके डिकोड करते दादी और प्रताप ठीक हो जाते हैं और वो दोनों आपस में गाने के जरिए बाकी गांव वालों की तरह बातें करने लग जाते हैं। अब यहाँ पर दादी उनको एक कहानी बताना शुरू करती है, जो कि वो प्रताप को बताना चाह रही थी पहले। इसीलिए तो उनको प्रताप से बात करनी थी, तभी तो उन्होंने प्रताप का किडनैप करवाया। लेकिन बात हो नहीं पाई अच्छे से, क्योंकि पहले तो वो टूटे फूटे शब्दों में बात कर रहे थे ना, अब जाके ठीक हुए। तो अब बता रही है दादी कहानी। इस कहानी से ही सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, फिर चाहे वो श्राप हो या इस गांव की ये भयंकर हालत, अब इससे सब कुछ साफ हो जाएगा। तो जिस पुरानी माइंस में ये लोग इस वक्त मौजूद हैं, उसी माइंस में एक जगह पर खून भी लगा होता है, जो किसका है ये दादी बताना शुरू करती है। वो कहती है कि सालों पहले की बात है बेटा, जब प्रताप की माँ शैलजा प्रेग्नेंट थी। ये तब की बात है। वो प्रकृति को बहुत मानती थी और कभी भी किसी को पेड़ नहीं काटने देती थी। गांव में जब भी कोई बच्चा जन्म लेता था तो उसके मुंह में एक बीज रखा जाता था और उसी बीज से पेड़ तैयार किया जाता था। उस बच्चे के साथ यहाँ एक पेड़ का भी जन्म होता था। ये रीत शैलजा ने यहाँ पे शुरू की थी। ये जगह बहुत ही हरियाली वाली थी तब, हर एक जगह पे पेड़ था और सब कुछ बहुत ही सुंदर लगता था। और दोस्तों, यहीं पर हम देखते हैं रेनू के पिताजी को, जिन्हें ये मालूम चलता है कि इस जगह के नीचे गोल्ड है, और वो ये चीज एक पत्थर को देखकर जान जाते हैं। अब उनके अंदर लालच आ जाता है, इसीलिए वो प्रताप की माँ से बात करने के लिए पहुंच जाते हैं कि हमें सारे जंगल को काटना होगा और यहाँ पे माइनिंग करके गोल्ड निकालना होगा। लेकिन यहाँ प्रताप की माँ रेनू के पिता की बेइज्जती करके उनको घर से निकाल देती है। पर रेनू के पिता यहाँ पर चलते हैं एक चाल, और जो गौरी की दादी माँ थी ना, वो दादी माँ को शैलजा के पास भेजकर उनसे एक चीज कहलवा देते हैं, और वो ये होती है कि अगर तुम अपने बच्चे को बचाना चाहती हो तो तुम्हें शहर जाना पड़ेगा और वहीं से इलाज होने पर ये सही सलामत जन्म लेगा। ऐसा दादी माँ ने बोला था, और दादी माँ की जो भी बात होती है हर कोई मानता है। शैलजा भी उनको बहुत मानती है, इसीलिए वो फैसला करती है कि वो शहर जाएगी। शहर जाने से पहले वो अपने पेड़ को गले भी लगाती है, बहुत प्यार करती है ना पेड़ से। और यहीं पर हम देखते हैं छोटी सी गौरी को, जो कि एक पौधे के उखड़ जाने के कारण रो रही है। तभी यहाँ पे शैलजा उसके पास आकर कहती है कि बेटा मैं बाहर जा रही हूँ, तब तक तुम मेरे पेड़ का ख्याल रखना, जब तक मैं वापस नहीं लौटती, ठीक है। इस पर गौरी कहती ठीक है, मैं इस पेड़ का बहुत ही ख्याल रखूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी इसको। बाकी दोस्तों, शैलजा को शहर भेजने के पीछे उसके पति उदय का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। रेनू के पिता ने उससे बात करी थी और उसके मन में भी लालच आ गया था। अब शैलजा यहाँ पे रहती तो वो माइनिंग कभी हो नहीं पाती, इसीलिए दोनों ने शैलजा को दूर करने के लिए गौरी की दादी को पैसे दिए कि तुम जाकर शैलजा से कहो कि शहर जाए बच्चे के जन्म के लिए। अब क्योंकि दादी माँ की बात हर कोई मानता था, तो शैलजा उनकी बात मानकर शहर चली जाती है। उसके जाने के बाद गांव में अब हर एक चीज बदलने लग जाती है।
हर एक इंसान की जमीन खरीद ली जाती है और वहां पे माइनिंग शुरू हो जाती है। यहाँ शहर में ही अब शैलजा की डिलीवरी होती है और उन्हें होता है एक बेटा। जिसके बाद वो लोग जब गाँव आते हैं ना, तो गांव आकर शैलजा देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे बिल्कुल भरोसा नहीं होता कि जिस गांव को छोड़कर मैं गई थी वो अब ये बन चुका है। और इन सब में दादी माँ की बहुत बड़ी गलती थी। जिसके बाद शैलजा रेनू के पिता के पास जाती है, उनसे बात करती है। और जब यहाँ पे शैलजा को पता चलता है ना कि इन सारी हरकतों में उसका पति भी इन्वॉल्व था, तो बेचारी टूट जाती है। कितना बड़ा धोखा। इसी पुरानी माइंस में उदय उसको समझाने की कोशिश करता है और अचानक से जिस जगह पे शैलजा खड़ी होती है वहीं पर होता है एक ब्लास्ट और उसी ब्लास्ट में यहाँ पर शैलजा एक ब्रिज के टूटने से गिरकर मर जाती है। जिसके बाद उदय हमेशा हमेशा के लिए ये गांव छोड़ देता है और दादी माँ भी अब इन सारी चीजों से दूर हो जाती है। अब ये सारी बातें सुनाने के बाद प्रेजेंट में प्रताप को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। वो उसी पेड़ के पास जाता है जिस पेड़ को उसकी माँ ने लगाया था। उसी पेड़ के पास बैठकर अपनी माँ को याद करते हुए बहुत रोता है वो। और जब अगली सुबह होती है ना, तो प्रताप एक बहुत ही बड़ा फैसला लेता है। वो सभी गांव वालों के सामने जाता है, उनसे कहता है कि मेरी माँ ने एक सपना देखा था और उस सपने को मैं पूरा करना चाहता हूँ। मैं इस गांव को एक बार फिर से हरा भरा देखना चाहता हूँ। मैं इस गांव को सुंदर बनाना चाहता हूँ। इसीलिए यहाँ पर दोस्तों प्रताप अपनी जमीन के कागज गांव के हर एक इंसान को बांट देता है। उसने मतलब एक तरह से सभी की जमीन को लौटा दिया होता है। वो सभी से कहता है कि हमें इस गाँव को सुंदर बनाना है, इसीलिए आप सब अपनी जमीनों पर पेड़ लगाएं। तो सारे गांव वालों को जमीन के पेपर्स मिल जाते हैं और अब गौरी और प्रताप को ऐसा लगता है कि सभी ने शायद पेड़ लगाना भी शुरू कर दिया होगा। लेकिन जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं तो उनकी आंखें फिर फट जाती हैं। जिन लोगों को जमीन के पेपर्स मिले थे अब वो खुद की जमीन पर खोदना शुरू कर देते हैं कि क्या पता गोल्ड निकल जाए। सभी लोग बड़े खुश भी नजर आ रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने जगह के बारे में नहीं सोचा कि यहाँ पे पेड़ लगाएंगे, फूल लगाएंगे। अपने बारे में सोचा कि खोदते हैं सोना निकलेगा। तो प्रताप उन्हें बताने की कोशिश कर रहा होता है कि आप लोग प्लीज पेड़ लगाइए। मैंने आप लोगों को ये जमीन सोने के लिए नहीं दी है, बल्कि पेड़ लगाने के लिए दी है। लेकिन अब लोग कहते हैं कि पेड़ के बदले में अगर हमें इतना सोना मिल रहा है तो कौन सी बुरी बात है। लोग यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं कि हम यहाँ से इतना सोना निकालेंगे कि बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, रेनू से भी ज्यादा अमीर बन जाएंगे। लेकिन रेनू कहती है कि सोने को आप बेचोगे कहाँ, क्योंकि इतना सारा गोल्ड कोई नहीं खरीदेगा। इसी वजह से आपको ये गोल्ड मुझे बेचना होगा और 3 दिन के अंदर मैं इस सोने को दूसरे देश में बेच दूंगी। तब गांव का हर एक इंसान उसकी बात मान जाता है और वो गोल्ड निकालना शुरू कर देता है। सब लालची है ना, सोचते हैं कि रेनू को भी देंगे तो थोड़ा बहुत पैसा जो भी मिलेगा तो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी ये सोना निकालने वाला काम कर रहे हैं। उन्हें भी सोना चाहिए, इसीलिए वो लोग कुबेर भगवान की सुरंग में जाते हैं, क्योंकि वहीं से उनको ढेर सारा सोना मिल सकता है। दूसरी तरफ गौरी और प्रताप बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि पेड़ लगाने के लिए जमीन दी उन्होंने गांव वालों को, गांव वाले वहां पे खोद रहे हैं। गौरी यहाँ पर प्रताप से कहती है कि तुम एक काम करो, गांव छोड़कर चले जाओ। तो प्रताप कहता है कि जो गलती मेरे पिता ने की वो गलती मैं नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर सारी चीजें ठीक करके जाऊंगा। अब यहाँ रेनू के पास बहुत ही सारा सोना आ चुका होता है। सभी लोग मेहनत करके रेनू को सोना बेच रहे होते हैं। वो उनसे बहुत ही कम दामों में सोना खरीद रही होती है। दूसरी तरफ वो बच्चे कुबेर भगवान की सुरंग में जाते हैं। वहां पर वो देखते हैं कि यहाँ भी गोल्ड है, तो वहां पे हथौड़ा चला देते हैं। अचानक से क्या होता है कि हलचल होने लगती है और ये हलचल इतनी बड़ी होती है कि एक भूकंप में पूरी तरह कन्वर्ट हो जाती है। उसका एहसास वहाँ गांव के लोगों को भी होता है और फिर जो यहाँ पे होता है वो किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि हर एक इंसान सिर्फ और सिर्फ सोने के पीछे पड़ा होता है। लेकिन अब गांव का कोई भी इंसान अगर किसी दूसरे इंसान को छू भी रहा होता है ना, तो वो दूसरा इंसान भी सोने में बदलने लग जाता है। यानी कि एक और नया और सबसे खतरनाक शाप आ गया, जिस वजह से यहाँ पर बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर एक इंसान सोने में बदलने लग जाता है। गांव के लोगों के बीच भगदड़ मच जाती है। लोग एक दूसरे के छूते ही सोने में बदलते जा रहे होते हैं। अब भगवान कुबेर के सामने यहाँ पर गौरी ने जो तीसरी बात कही थी ना, वो भी सच हो गई है कि इन गांव वालों को बहुत ही लालच है ना पैसे का, इसका भी इनको फल दे देना। इसीलिए हर एक इंसान एक तरफ से पागल हो रहा है, एक दूसरे को छू के सोना हो रहा है और अब लोग एक दूसरे को छूने से भी बचने लग जाते हैं, जिस कारण सब तितर बितर हो जाता है। ये देखकर प्रताप सभी से कहता है कि पुरानी माइंस के अंदर से एक रास्ता है और वहां से हम इस गांव से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे से दूरियां बनानी होंगी। उसकी बातें सुनते ही सभी लोग पुरानी माइंस की सुरंग में घुस जाते हैं और वहां से बाहर निकलने का रास्ता निकाल लेते हैं। और यहाँ पुरानी माइंस के रास्ते से साहिल सबसे पहले बाहर निकल कर जाता है। बाहर निकलते ही वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, मतलब गाना गाकर बात नहीं करता बल्कि नॉर्मल बात करता है। इसी वजह से वो तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि मैं बच गया। और दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया था, वेंकट असल में गाना सुनते ही पागल हो जाता था ना, तो जब सब गांव वाले गाना गाकर बातें करने लगे तो उसने अपने कानों को पूरी तरह बंद कर दिया। ये देखकर प्रताप ने उसको रेडियो दिया जिसमें हर वक्त न्यूज चलती रहती है। बस उसको ही सुनकर वेंकट दिन भर खुश रहता है। वो गांव वालों के गाने को सुनता ही नहीं बिल्कुल भी। बाकी जब गांव वालों ने अपनी जमीन से सोना निकालना शुरू किया तो उन्होंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया था कि अगर सोने के बदले हम इसी तरह गाना गाकर बात करेंगे तो दिक्कत क्या है।
क्योंकि वैसे भी सभी को ऐसे बात करने की आदत तो पड़ी गई है। वेल चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में। आगे हम देखते हैं कि स्वाति है ना, उसका टाइम आ जाता है डिलीवरी का, लेकिन अब उसे कोई छू नहीं पाएगा, छुएगा तो वो सोना बन जाएगी। इसी वजह से कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाता। दादी माँ उसके पास बैठी होती है और अचानक से ऊपर से कुछ पत्थर वो स्वाति के ऊपर गिरने वाले होते हैं। पर यहाँ पे जो होता है ना, वो देखकर सभी हैरान। यहाँ के बच्चे ढाल बनकर स्वाति के ऊपर खड़े हो जाते हैं ताकि पत्थर उसके ऊपर ना गिरे। अब इन सारे बच्चों को एक दूसरे को छूना पड़ता है, जिस वजह से वो सभी सोने में बदल जाते हैं, लेकिन वो अब भी स्वाति की ढाल बनकर खड़े होते हैं। ये देखकर धीरे धीरे करके गांव के हर एक इंसान के अंदर से लालच खत्म हो जाता है और वो लोग सोने की बोरियों को फेंक कर खुद के जीवन को बेटर बनाने में लग जाते हैं। स्वाति के ऊपर और भी बड़े पत्थर गिरने वाले होते हैं, तो कुछ गांव वाले स्वाति के लिए ढाल बनकर उन बच्चों की तरह सेम चीज करते हैं कि स्वाति को कुछ ना हो। लेकिन हर एक इंसान जो है ना, वो अब सोने में बदल जाता है। गांव के बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन वो त्याग दिया स्वाति के लिए। और ये सारी चीजें जब गौरी, रेनू और प्रताप देखते हैं तो वो बिल्कुल सुन हैरान, क्योंकि इसी बीच स्वाति एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो बच्चा कुछ बोल नहीं रहा होता है, जो देखकर सभी थोड़े से निराश हो जाते हैं। और अब गांव का हर एक इंसान कुबेर भगवान के सामने बैठकर विनती करता है कि सब कुछ ठीक कर दो प्रभु, हम बहुत ही परेशान हैं। सभी लोग अपना सारा पश्चाताप करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन शायद गांव का हर एक इंसान समझ चुका था कि उसके अंदर अब भी लालच खत्म नहीं हुआ है। इसलिए सभी मन से विनती करते हैं, मन से प्रार्थना करते हैं कि हम सारा लालच त्याग देंगे। इसी वजह से यहाँ प्रताप की माँ ने जो श्राप दिया था वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और फिर यहाँ पर होती बारिश, जो सालों से पेड़ न होने की वजह से नहीं हुई थी। इस बारिश होने के बाद हर एक इंसान सोने में जो बदल गया था ना, पूरी तरह से ठीक हो जाता है। गांव वालों के लिए ये जश्न का माहौल होता है, क्योंकि उनके गांव में सालों के बाद बारिश हो रही है। इस बारिश की बूंद पड़ते ही स्वाति के बच्चा भी रोने लग जाता है। कुबेर भगवान ने सभी की जिंदगी वापस लौटा दी होती है। सभी लोग अब गाना गाकर नहीं बल्कि नॉर्मल तरीके से बात करने लग जाते हैं। सभी के मन से लालच खत्म हो जाता है, सारे श्राप खत्म हो जाते हैं। रेनू भी अपना सबक सीख चुकी होती है और उसके पिता समझ जाते हैं कि लालच बुरी बला है। अब 2 साल के बाद का सीन दिखाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है जो कि ब्रिज के रास्ते से अब इस गांव में आ रहा है। हम देखते हैं कि गांव में हरियाली है, गांव के चारों तरफ इतनी हरियाली है कि बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और तभी इसी कार में से वो बिजनेसमैन यानी कि विजय देवरकोंडा उतरता है। वो कहता है कि इस गांव में गोल्ड है, क्या आप गांव वालों को पता है? तो गांव वाले कहते हैं हाँ पता है। फिर वो कहता है आपको पता है उससे आपको कितना पैसा मिल सकता है? गांव वाले कहते हैं हमें वो भी पता है। तभी विजय के सामने एक छोटा सा पौधा आ जाता है और वो उस पौधे को कुचल देता है, और पौधे को कुचलते ही यहाँ पे चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं। विजय अब यहाँ जो सीधा खड़ा हुआ था अचानक से डांस करने लगता है। वो इतना डांस करता है कि उसके पैर रुकते नहीं, और यहाँ पर जितने भी लोग उसके साथ आए थे वो भी डांस करने लगते हैं। और वो समझ जाते हैं ये जगह कोई नॉर्मल जगह नहीं है, नेचर के साथ खिलवाड़ करना भारी पड़ जाएगा। समझ जाते हैं, वो चले जाता है यहाँ से। दोस्तों इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।